हम लोग है ना दो दो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे वर्क पावर एनर्जी को, ठीक है। सो व्हाट विल बी डूइंग इज इन टुडेज लेक्चर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरी पार्ट मेजरली एंड विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस आल्सो। बट इन टुडे टुमारोज लेक्चर, अगला वाला जो लेक्चर है वर्क पावर एनर्जी का, उसमें मैं केवल क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ओनली क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। सो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर होके आना है, थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेना एटलीस्ट, ठीक है। वर्क तो मैं बता ही दूंगा, एनर्जी पावर वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब जो टॉपिक्स है ना हमारे, इनका बेसिक थ्योरी पढ़ के आना आप लोग। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अगर आप इतना कर लोगे ना बच्चा, सो विल बी एबल टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज क्या, थ्योरी में बहुत टाइम निकल जाता है, और आई एम वेरी श्योर कि आप में से कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़नी भी नहीं होगी अभी, मतलब यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू मोर क्वेश्चंस, राइट? राइट यस सर। राइट, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं पहले तो टॉपिक का, वर्क पावर एनर्जी। ऑलराइट, चलो। वर्क पावर एनर्जी में ये तीनों टॉपिक्स इंडिविजुअली पढ़े जाते हैं, और फिर इन तीनों टॉपिक्स का एमेलगमेशन करके या तीनों टॉपिक को मिला के सवाल बनते हैं पेपर में, है ना, नीट में भी और बोर्ड्स में भी आपके। तो आप अगर तीनों चीजों को इंडिविजुअली जानते हो, तो आप इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो कि आपको नाइन्थ क्लास से ऑलरेडी है। नाइन्थ क्लास में आपने वर्क पढ़ लिया था, पावर पढ़ ली थी, और यस सर। एनर्जी, बोलो हाँ या ना, यस सर। पढ़ ली। और तुमने इस नाइन्थ क्लास में, आई गेस, मुझे आई एम नॉट श्योर क्योंकि बोर्ड्स अलग अलग हैं सबके, क्या वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा हुआ है क्या आप लोगों ने पहले? Yes. वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ा हुआ है ना, नेटवर्क, नेट जो हमारा वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, किसी सिस्टम की, है ना। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम क्वेश्चंस के थ्रू एनीवे हमारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे ही सही। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम थ्योरी पार्ट भी पढ़ेंगे साथ में, है ना। थ्योरी बताते हुए आगे चलूंगा, मैं अज्यूम करके नहीं चलूंगा कि तुम्हें आता है सब, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये वो टॉपिक है जिसकी अधिकतर चीजें आप पहले से जानते हो, ठीक है। हाँ भाई, राजेश कुछ बोलना चाह रहे हो क्या आप? अच्छा, नो बोल रहे हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं। एज आई एक्सप्लेन, थोड़ा थोड़ा बताते हुए ही मैं आगे चलूंगा ना, डू नॉट वरी कि मैं ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो वर्क की बात करते हैं यार सबसे पहले तो, ठीक है। वर्क आप लोग जानते हो होता क्या है? अगर आप लोगों के पास एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल का, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट यानी अगर मेरा कोई पार्टिकल है, ए पार्टिकल, ठीक है, वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां चला गया मान लो, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, लेट्स से कि उसको मैं डी आर वेक्टर बोल देता हूँ। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको डी आर वेक्टर बोल रहा हूँ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ है तो वी आर अज्यूमिंग कि कोई फोर्स भी लगा होगा, है ना, बिना फोर्स के तो अपने आप तो डिस्प्लेस होगा नहीं, राइट। तो जो वर्क होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली ही हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, ठीक है, कि वर्क इज नथिंग बट द बोलो क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है ना, Product of force Yes, and sir. displacement. प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो आप मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो आपको वर्क मिल जाता है। ये एक डेफिनेशन है फिजिक्स में, वर्क की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर डेफिनेशन ही पूछ रहा है कोई, कि द वर्क इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय अ फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। सो दोनों दोनों चीजें आप बोल सकते हो। क्या दोनों चीजें समझ में आती है आप लोगों को जो मैंने बोली? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट पे, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर समझ में आता है ना, आपके पास कुछ एनर्जी थी, आपने यस ऑब्जेक्ट सर। दे, है ना, तो आप वर्क कर रहे हो, ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। मुस्कान आपको कुछ पूछना है क्या? नो सर, वो गलती से हो गया था। हो गया, कोई बात नहीं। चलो, तो डी डब्ल्यू हो गया हमारा एक एलिमेंटल वर्क, क्योंकि सिंस हमने डिस्प्लेसमेंट भी एलिमेंटल लिया है, एलिमेंटल का मतलब होता है छोटा सा, छोटा सा इसलिए लेते हैं क्योंकि कई बार हमको क्या है कि पता नहीं होता
डिफाइन नहीं होता ना पाथ हमारा। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि सर ये बार बार एलिमेंटल डी डी एक्स डी वाई डी आर ये सब क्यों लेते हैं, पूरा एक बार में क्यों नहीं लिखते। तो आई होप कि ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो सुन लो कि हर बार हमारा जो रास्ता होता है ना, जिसपे हम टोटल निकाल रहे होते हैं कोई भी पैरामीटर, जैसे यहाँ वर्क निकालना चाहते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपका पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, आपको वर्क निकालना है कि ए से बी में पहुंचने में कितना वर्क लगा होगा, कितना वर्क हुआ होगा। लेकिन रास्ता बेटा कोई फिक्स तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि तुमने डायरेक्ट फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस को। बात समझ में आ रही, दिख रहा है ना सबको पाथ कैसा है यहाँ पे। यस सर। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रास्ता है उस पर हम एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, और फिर उस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट से हम एलिमेंटल वर्क निकालते हैं और फिर उस एलिमेंटल वर्क को हम इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे रास्ते के लिए, है ना। इंटीग्रेशन आपको छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटा जो एलिमेंटल है सॉरी, उसको एलिमेंट से जो उनको ऐड करने का अपॉर्चुनिटी दे देता है, ठीक है। इंटीग्रेशन यूज वहां पे होता है, ठीक है। तो वहीं से हमने ये फॉर्मूला निकाला है। ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता था कि जो डी डब्ल्यू होता है, जो डी डब्ल्यू होता है वो होता है एफ डॉट डी आर, राइट। यस सर। Yes, sir. है ना। और एफ डॉट डी आर का मतलब, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एफ डी आर कॉस थीटा। अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो एफ डी आर कॉस थीटा बन जाएगा ये, राइट। सो वर्क इज अ Yes, स्केलर क्वांटिटी और इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लियर दैट, क्या ये स्केलर है या ये वेक्टर है वर्क जो है। Scalar. Scalar. Scalar quantity. Scalar. Yes. Yes, sir. श्योर। Yes. Yes, sir. बेटा देखो, यहां से हमें मैथमेटिकली भी पता चल रही है ये बात। सिंस आपका वर्क है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो याद करो हमने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर ही बनता है उससे, Yes, sir. Yes, है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने पे स्केलर बन जाती थी, है ना। क्योंकि जब उसको सॉल्व करोगे तो भी तो स्केलर ही निकल के आएगा ना यार। एफ डॉट डी आर को सॉल्व करो, क्या बनेगा, एफ डी आर कॉस थीटा, है ना। स्केलर क्वांटिटी आपको निकाल के देगा ये, तो वर्क भी आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब तुमने डी डब्ल्यू निकाला है, एफ डी आर कॉस थीटा आपका एलिमेंटल वर्क है, इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि आपका भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। काम कंप्लीट तब होगा तुम्हारा जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, ए से बी पूरे रास्ते पे एफ डॉट डी आर को इंटीग्रेट कर दो तो टोटल वर्क निकल के आता है, ठीक है। ऐसा यूनिट सबको पता है, इसकी जूल होती है या फिर न्यूटन मीटर, दोनों बोल सकते हो आप। न्यूटन मीटर क्यों, क्योंकि फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही बात है। Yes, sir. चलो Yes. आगे चल। तो डी डब्ल्यू हो गया एफ डॉट डी आर और वर्क हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। लेकिन कुछ केसेस लेने पड़ेंगे क्योंकि हर केस में अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। जैसे कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं हो रहा, फोर्स सेम है, एंटायर पाथ में तुमने सेम फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स लगाया, तो आप फोर्स को बाहर ले लोगे क्या इस इंटीग्रेशन से, बोलो Yes, माया ना। sir. Yes, sir. नीड टू इंटीग्रेट डी आर देन, रास्ते को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस तुम्हें एलिमेंटल जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे रास्ते पे, है ना। तो लेट्स से कि आपका डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन डी वेक्टर आता है जो कि ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी बना रहा है ना। स्ट्रेट लाइन वाला जो वेक्टर है उसको हम डी वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोला ना, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट, बोलो आया ना, डिस्प्लेसमेंट बोला है ना हमने, है ना। Yes, sir. यू कैन ऑल्सो राइट एफ डॉट डी, एफ डॉट डी जिसमें डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या है ये, Displacement vector. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कूल, चलो भाई। Yes, sir. तो इसी फॉर्मूले से एफ डॉट डी बनेगा तो ये एफ एफ डी कॉस थीटा बन जाएगा आई गेस, है ना। स्केलर Yes, sir. प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ केसेस लेने हैं, जल्दी से उसको समझ लेते हैं। पहले थीटा इक्वल्स टू जीरो लेते हैं कि अगर थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो मतलब आपने जो फोर्स लगाया है और आप जो आपका बॉडी जो ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हो रहा है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है ना। तो लेट्स से कि तुमने किसी एंगल थीटा पे फोर्स लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स है ये, अभी कांस्टेंट फोर्स लगाया है, ठीक है। तो उसके बीच का एंगल जीरो हो गया, यानी एफ और डी पैरेलल हो गए, ये एफ और ये डी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो आपका वर्क आ जाएगा एफ डी। तो क्या ये मैक्सिमम वर्क होगा क्या बच्चों, Yes, sir. Yes, Yes, sir. और ये बात ऑब्वियस भी है, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को पे मैक्सिमम वर्क करना चाहते हो तो तुम जिस डायरेक्शन में उसको भेजना चाहते हो, डिस्प्लेस करना चाहते हो, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना यार। अगर कहीं और Yes, लगाओगे
किसी और एंगल पे लगाओगे तो वो डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क लग रहा है वो उतना नहीं लगेगा, है मैक्सिमम वर्क तो नहीं आने वाला है, एनर्जी ट्रांसफर पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, वी कैन ऑल्सो से दैट, है ना, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो है वर्क। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो है Yes, वर्क, sir. है ना, ऐसे भी देखते हैं हम इसको। चलो सेकंड केस लेते हैं, थीटा 90 को रख देते हैं, यानी कि अब तुमने ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर रख दिया तुम्हारा फोर्स, फोर्स तुम लगा रहे हो परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट तुम चाहते हो इस डायरेक्शन में, है ना, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहते हो, वाई पे तुम फोर्स लगा रहे हो, तो वर्क कितना हो जाएगा? Zero. जीरो हो जाएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो ही नहीं पाएगी, राइट, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, क्योंकि तुम वर्क फोर्स तो इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट तुम इधर चाहते हो, ये तो वैसे भी समझ में नहीं आ रही है हमें, बात ही समझ में नहीं आ रही है तो हमें, है ना, तो फॉर्मूला से भी हम समझ रहे हैं कि वर्क जीरो हो जाएगा, राइट, कि कॉस जीरो की वैल्यू, सॉरी, एफ डॉट जीरो, एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 अगर हो तो पूरा आपका क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब इसमें हम कुछ चीजें समझते हैं, अगर आपका एफ फोर्स किसी एंगल पे है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, इस ऑब्जेक्ट पे तुमने एफ फोर्स लगा दिया किसी एंगल पे थीटा पे, तो इसके कंपोनेंट्स भी बनेंगे क्या, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल? Yes, Yes, sir. sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि मैक्सिमम वर्क देता था वो बन जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ पैरेलल भी बोल सकते हो आप उसको, राइट, Yes, sir. परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा एफ साइन थीटा जो कि मिनिमम फोर्स देता था, मिनिमम फोर्स बोलेंगे या जीरो फोर्स बोलेंगे, जीरो वर्क बोलेंगे, Meaning. Minimum. मिनिमम वर्क बोलेंगे या जीरो वर्क बोलेंगे, तुम बताओ। Sir. सवाल समझ में आ रहा है आपको, सवाल क्या है? सवाल ये है, कैन वर्क बी नेगेटिव? No, sir. पेपर में आएंगे ये सवाल, फिर गलत करके आ जाओगे, अभी दिमाग लगाना नहीं है तुम्हें, क्योंकि बताओ ना, सोच के बताओ ना, अभी जो पढ़ा है उसको यूज करो ना। क्या लगता है मुस्कान, Yes, sir. कैन वर्क बी नेगेटिव? Yes, sir. Work can be negative, positive, and zero. हो सकता है ना भाई तीनों, Yes, स्केलर Yes, sir. sir. क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जब थीटा को 180 डिग्री रखोगे, फोर्स लगा रहे हो इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ऐसा जब होगा तो आपका वर्क नेगेटिव नहीं आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? आ गया sir समझ। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एक केस है जहां पे आपका मिनिमम वर्क आपको बोल सकते हो कि हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इससे होता क्या है, दिस कॉजेस बेसिकली द ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन। अरे अगर तुम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट के, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो स्लो ही होगा ना बेटा, कि फास्ट हो जाएगा Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट स्लो डाउन हो गया तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की? Yes, sir. Yes, sir. डिक्रीज ही तो होगी काइनेटिक एनर्जी आपकी बॉडी की, Yes, sir. है ना, तो एनर्जी से भी हम रिलेट कर सकते हैं कि नेगेटिव वर्क जब लगेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, है ना, बात समझ में आई, काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी Yes, रिड्यूस हो sir. जाएगी, ठीक है। सो आपको दोनों टर्म्स में समझते हुए आगे चलना चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं वर्क पावर एनर्जी पे अच्छे अच्छे, ठीक है। चलो भाई, वर्क हो गया आपका एफ डी कॉस थीटा, तो इसमें एफ डी कॉस थीटा में आपका जो कंपोनेंट है ना वो डी का नहीं है, वो फोर्स का है, ऑलराइट, यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में है, दैट विल गिव द मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वर्क, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ में निकालना चाहोगे, यानी कि आप डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स निकालना चाहोगे, ठीक है, तो लेट्स से कि आपका डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट बने, एक तो डी परपेंडिकुलर बना, एक डी पैरेलल बना, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, बोलो हाँ या ना?
डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो यहाँ Yes, sir. फोर्स के कंपोनेंट निकाले, फोर्स का कंपोनेंट निकाला और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं और फोर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स हमारा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि हम उसके कंपोनेंट्स नहीं निकाल रहे, लेकिन आंसर सेम आएगा क्या बच्चों? आंसर सेम आएगा क्या? एफ इंटू डी कॉस थीटा करूं या फिर एफ कॉस थीटा इंटू डी करूं, आंसर तो सेम आएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सेम चीज है, स्माइली को इग्नोर करना। ठीक है, वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं। अभी जो बात करी हमने वो करी कांस्टेंट फोर्स की। कांस्टेंट फोर्स, सर नमस्ते, नमस्ते बेटा नमस्ते। कांस्टेंट फोर्स जब लग रहा था तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया होता एफ डॉट डी, है ना, और फोर्स को बाहर निकाल के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इंटीग्रेट किया। यही कर रहे थे शायद, ध्यान से Yes, बनना, इन sir. चीजों से बहुत मतलब दिखने में इजी लगती है लेकिन इनकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि यार फोर्स भी चेंज हो रहा है, फोर्स वेरिएबल है तुम्हारा, है ना, या उसके कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो जैसे फोर्स चेंज हो रहा है आई जेड आई जे और के कैप की डायरेक्शन में, है ना, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। ठीक है, वेरिएबल है, तो एफ एक्स आई कैप एफ वाई जेड जे कैप और एफ जेड के कैप की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो एक तरह से। ठीक है, दिया होगा क्वेश्चन में, दिया होगा। और डी आर वेक्टर भी, सिंस फोर्स लग रहा है तीन डायरेक्शन में, तीन डायमेंशंस में, तो डीआर भी लग रहा होगा। डीआर के भी तीनों कंपोनेंट्स होंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी। ठीक है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। तो एफ डॉट डी आर वर्क होगा अभी भी, लेकिन अब आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा पहली बात तो एफ डॉट डी आर को, और आप इंडिविजुअली हर कंपोनेंट को ऐड करोगे इंटीग्रेट करके, तब जाके टोटल वर्क आ पाएगा। ऐसे नहीं आपने एक ही को कर दिया तो आंसर निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना सब, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो यू नीड टू इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। ठीक है, और इनको ऐड करोगे तब जाके टोटल वर्क निकल के आएगा। बट देन अगेन यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स, है ना, पता है ना ये सब चीजें आप लोगों को, आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं इन चीजों पे, ऐसी Yes, चीजों पे आपने sir. किए हुए हैं, है ना। चलो एक सवाल करते हैं यार, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थ्योरी मुझे लगता है तुम्हें काफी ज्यादा आती है खुद से, राइट? एम आई राइट? Yes, sir. थ्योरी आपको Yes, sir. काफी सारी आती है खुद से, जेन्युइनली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो नए बच्चे हैं उनको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें, तुमने नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी तुम यकीन करो तुम्हें आती है। ठीक है, चलो तो बेसिक चीजें हमें सारी पता चल गई है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, उस पे सारे, उसे वर्क डन निकालना है आपको। तो ये डायग्राम में बना रहा हूँ, उसको देख लो यार ध्यान से। एक 5 kg का ब्लॉक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं मैं। ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और आप चाहो तो अभी स्मूथ ले सकते हो, फ्रिक्शन आप अवॉइड कर लो इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दिया क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द फॉलोइंग सिनेरियो ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। ठीक है, तो जो अगर फोर्स लग रहा है राइट साइड में, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा क्या 2 मीटर का, Yes, sir. Yes. राइट? चलो अब तुमको एफबीडी बनाना मैंने सिखाया है, तुमको ये पता होना चाहिए पहले तो कि फोर्सेस लग कौन कौन से रहे। ठीक है, तो सारे फोर्सेस की वजह से मुझे बताओगे तुम किस वर्क कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से बताओ। यस मुस्कान। सिर्फ नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 0 लगेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो 10 न्यूटन है उसकी वजह से जो वर्क होगा वो 20 न्यूटन का होगा, 20 जूल का होगा। 20 जूल, गुड। 20 न्यूटन नहीं बोलना है ना। तो ग्रेविटी और नॉर्मल की वजह से कितना वर्क होगा? 0, 0। तो नेट वर्क डन कितना होगा इस ऑब्जेक्ट पे, इस 20 जूल। 20 जूल। वेरी गुड, सबको समझ में आती है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व करते हैं इसको। भाई जो नॉर्मल लग रहा है इस पे, तुम्हें मैंने नॉर्मल वगैरह लगाना सिखाया है ना, तुम्हें आता भी था वैसे भी ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया mg नीचे की तरफ। ठीक है, तो नॉर्मल एक परपेंडिकुलर फोर्स नहीं बन जाएगा क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए? अगर आपका Yes, sir. नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर Yes, डायरेक्शन sir. में लगता है सरफेस के, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है 2 मीटर का,
तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, यस है ना। सर। सेम तरीके Yes, से sir. भी है, mg जो लग रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो भी 0 होना चाहिए, वो भी परपेंडिकुलर नहीं बन जाएगा 2 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के एरिया यस में। सर। हम्म। तो दोनों की वजह से जो आपका वर्क डन आ जाएगा नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी की वजह से, वो आएगा 0। ठीक है, तुम्हारा जो बचेगा वो एक्सटर्नल फोर्स बचेगा, एक्सटर्नल वर्क बचेगा, सॉरी। ठीक है, यानी कि तुम्हारा जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लग रहा है वो वर्क बचेगा। ठीक है, तो उसको एक्सटर्नल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ना बेटा, बाहर से लग रहा है ये फोर्स, एफ एक्सटर्नल है ये। ठीक है, और ये नॉर्मल और mg तो इंटरनल ही लगते हैं, ये बताया होगा सबको, राइट। सो व्हाट वुड बी एफ एक्सटर्नल, एफ डी कॉस थीटा, अभी अभी पढ़ के आए हो तुम लोग। यस सर। ठीक है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 का, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। 0. तो कितना हो जाएगा ये, 20 जूल, Yes, sir. 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। कोई इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब इसमें पता है क्वेश्चन में क्या करता था एग्जामिनर, इसमें वो फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर सकता था, अब इसमें फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर सकता था वो। ठीक है, तो आपको सेम सिनेरियो में फ्रिक्शन डाल के देता हूं मैं, ट्राई करो सॉल्व करने का, ट्राई करो। म्यू इक्वल्स टू 0.1 है, ये स्मूथ जो था ना, ये स्मूथ नहीं है अब सेकंड केस में, ये केस 1 है और ये केस 2 है। इसमें म्यू इक्वल्स टू 0.1 आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका, फ्लोर का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोला है? यस सर। तो क्वेश्चन सेम है अभी भी, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यस मुस्कान, कुछ पूछना है आपको? सर यहाँ पे जो आपने कोस 0 लिया है, तो आपने जो परपेंडिकुलर है, तो आपने इसलिए कोस 0 लिया है। नहीं बेटा, 0 डिग्री का मतलब होता है कि पैरेलल है दो चीजें, तो वर्क निकालते वक्त आप cos 0 इसलिए ले रहे हो क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है राइट डायरेक्शन में ना, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही हो रहा है 2 मीटर का, इसलिए आपने 0 लिया है। ठीक है, एंगल ओके उनके सर। बीच का। हाँ शिखा। सर सेम ही वैल्यू आ रही है 22। ओके, मुस्कान कुमारी, सर 10 जूल आ रहा है। 10 जूल आ रही है, किसकी वजह से आ रही है 10 जूल? सर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो एफ नेट निकाला। सर पहले काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू आई 0.1 इंटू 50, तो वो 5 हुआ, और फिर जो फोर्स हमारा आगे लग रहा है वो है 10 न्यूटन, तो एफ नेट निकाला तो 5 आया, और 5 इंटू फिर 2 कर दिया डिस्प्लेसमेंट, तो 10 जूल आ रही। 10, तो वर्क कितना आ रहा है सर वर्क ही 10 जूल आ रहा है। टोटल, या फ्रिक्शन की वजह से? सर टोटल लाइक ओवरऑल। फ्रिक्शन की वजह से कितना आ रहा है? सर 10। 10 ही आ रहा है, 10 जूल फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, और 10 जूल टोटल वर्क भी आ रहा है, टोटल एज एन फाइनल वर्क भी आ रहा है, राइट। यस सर। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा था वो कहाँ गया? सर एफ नेट निकाला ना, तो एफ नेट किया 10 माइनस जो फ्रिक्शन वाला है उसमें। एफ नेट निकाल के किया आपने, ठीक है, एफ यस नेट सर। निकाल के आपने टोटल वर्क निकाला, दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो अ वे। बट फ्रिक्शनल का इंडिविजुअली अगर वर्क पूछ लेते, जो कि पूछा है क्वेश्चन में, एक्चुअली क्वेश्चन में यही लिखा है, फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यानी कि टोटल वर्क आपसे नहीं पूछ रहा, वो टोटल वर्क निकालना चाहिए आपको ऑब्वियसली, हो सकता है पूछ ले क्योंकि क्वेश्चन में, बट वो अभी तो बोल रहा है कि कौन से फोर्स की वजह से कौन सा वर्क लगेगा, तो इसलिए तो बेटा हमने निकाल के दिया आपको, ग्रेविटी का भी और नॉर्मल का भी निकाल के दिया ना इंडिविजुअली, जो जो फोर्सेस लग रहे थे, यस है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से कितना लग रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये सर सोच। नेगेटिव। हाँ, कितना लग रहा है? सर -10। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। आप एफनेट निकाल लो टोटल वर्क, दैट इज फाइन, दैट इज राइट ऑल्सो, नो नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आपको इंडिविजुअली कितना आंसर है वो पता होना चाहिए, ये बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को, दैट यू वर एबल टू फिगर इट आउट कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक नहीं। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? यस सर। यस सर।
अरे डिस्कस करें इसको। Yes, sir. यस यस सर। यस सर। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट मुझे लगता है आप लोगों को आ गया है ऑलरेडी, इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट तो Yes, sir. यस सर। कर लोगे खुद से भी। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिख देता हूँ, फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा कॉस 0। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये आ गया 20 जूल। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं, केस 2। तो इसमें अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, अपना एफबीडी बनाना चाहें अपने 5 kg वाले ब्लॉक का, तो आगे की डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन, है ना, और इधर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, स्टैटिक क्यों नहीं लग रहा? मुस्कान के अलावा कोई और बताओ। कोई और बताओ, सिद्रा, शिखा, दीप्ति, अंशिका, बहुत सारे बच्चे हैं यार, शिखर वगैरह, कोई तो बताओ। सर सर ऑब्जेक्ट क्योंकि में जो काइनेटिक डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन हो रही होता है। है। एक एक करके बताओ, कोई ना, शिखा पहले आप बताओ। सर ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस वजह से काइनेटिक होगा। तो ये दिमाग में आ गया था देखते वक्त जब मैंने बोला फ्रिक्शन भी Yes, लगा, sir. ये दिमाग में आना चाहिए, है ना। अगर हमने गलती से ऐसे सोच लिया ना स्टैटिक, देखो यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला तो मैंने भी वही यूज करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया नहीं हुआ है मैंने कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है म्यू के है या म्यू एस है, दिया नहीं हुआ है, बट एक कॉन्सेप्चुअली हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए, बाकी अभी यहाँ पे वैल्यूज दी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। Yes, sir. यस ठीक है, सर। दिस विल बी 0.1 इंटू नॉर्मल फोर्स। कितना है एन की वैल्यू? 50। ये 50 न्यूटन है क्या एमजी की वैल्यू? यस सर। तो नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है इसको आई गेस, तो कितना हो जाएगा ये 5 न्यूटन होगा या 10 यस न्यूटन होगा? सर 5। 5 न्यूटन होगा? यस सर। अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. फ्रिक्शन यस सर 5 न्यूटन की होगा। वैल्यू तो 5 ही होगी ना, हाँ गुड। ठीक है, तो 5 न्यूटन आया आपका फ्रिक्शन का वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये फ्रिक्शन जो है ये लग रहा है पीछे वाली डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन आपका। ठीक है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर का। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स एफ के और इस पॉइंट पे 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट? Yes, sir. यस सर। डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू कॉस 180 डिग्री हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। तो आंसर विल बी 10 जूल्स माइनस 10 जूल्स, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, राइट? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो वर्क टोटल भी निकाल सकते हो, टोटल वर्क तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि पहले एक्सटर्नल वर्क की वजह से 20 जूल था, तो 20 माइनस 10, तो ओवरऑल कितना आ गया 10 जूल टोटल वर्क सेकंड केस में, बोलो है ना? यस सर। ठीक है, आगे चलें। कोई डाउट है क्या किसी को क्वेश्चन में? No, sir. बता दो भाई अभी अगर हो तो डाउट, अगर नहीं तो हम आगे चलेंगे। हम्म आगे चले, यस सर। Yes, sir. चलो। तो भाई बात करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, कितने टाइप के लग सकते हैं, और क्या क्या हम केसेस कंसिडर करते हैं फोर्सेस के साथ में, है ना। तो एक तो 2D फोर्सेस के लिए हम ले सकते हैं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये पता है हम सबको, राइट? फोर्स की वैल्यू यही होती है, Yes, एफ sir. एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप, है ना। तो एक केस होता है बेटा कि फोर्स अगर कंजर्वेटिव हुए या नॉन कंजर्वेटिव हुए, ये 3D के लिए है, कंफ्यूज मत होना, और 3D फोर्सेस के लिए है, तो इसका एक कंडीशन बनता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है ना तो आपका एक्स डायरेक्शन में डेल एफ एक्स बाई डेल वाई ये इक्वल होगा डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, यानी चेंज इन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाय डेल वाई। डेल वाई क्या होता है, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है बेसिकली, डेल मतलब वाई के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, सॉरी।
है ना। जो फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है उसमें कितना चेंज आ रहा है वाई के रेफरेंस में, है ना, वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और सेम वाई के साथ हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको बेसिकली। अगर ये वैलिड है तो आपका फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कई बार कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आपको यूज करना पड़ता है ये। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये बात पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है या नहीं पता है? सर बता दो एक बार। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, किसी को पता है? कोई बता सकता है क्या डेफिनेशन? यार ये तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं दैट do work on an object when they do work on an object that only depends on the object's initial and final position, है ना। फाइनल पोजीशंस और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करते, मतलब रास्ते से कोई मतलब नहीं है उनको, उनको बस मतलब है इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। और जो सब सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल बच्चों? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? Yes, यस sir. यस सर। कूल। तो मैं ये बोल रहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छा वो भी हट गई क्या? स्क्रीन भी हट गई है शायद। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ओके वेट वेट, अभी दिख रही है क्या? इज द Yes, स्क्रीन sir. यस विजिबल? सर। यस यस सर। सर। ठीक है। तो हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं आपको क्या बता रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, दैट इज अ फोर्स दैट डज जीरो वर्क इन अ क्लोज पाथ। अगर आप पूरे क्लोज पाथ पे देख लोगे ना तो टोटल वर्क जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो जहां से आपने स्टार्ट किया वो यहाँ वहीं पे आपने खत्म कर दिया है, क्या मोशन आपका एंड कर दिया है? बोलो हाँ या ना, है ना। तो Yes, sir. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई है यस Yes, सर। sir. ना। तो वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है वो तो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे केवल। तो उसकी वजह से जो टोटल वर्क डन होगा ना बाय दिस फोर्स दैट वुड बी जीरो, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? अगर हमने ये समझ लिया कि कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव अब ऑब्वियसली उसका अपोजिट हो जाएगा कि भाई जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, करते हैं. करते हैं। करते हैं, है ना। समझ में आई? दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आई गेस। Yes, sir. यस सर। एनी डाउट्स? नो सर। पक्का आगे चलें? Yes, sir. यस सर। कूल कूल। चलो, तो अगर 3D में हो फोर्सेस, जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स आई कैप एफ आई जे कैप था, तो अगर इसकी जगह पे आपका ऐसे हो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, तो फिर ऐसे सॉल्व करेंगे। दी डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा एक्स और वाई के साथ में। अगर वाई और जेड के साथ में करना है तो फिर वही उल्टा करके कर दो, यानी कि एफ वाई के नीचे जेड जाएगा और एफ जेड के नीचे वाई जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? वाई के नीचे जा रहा है आपका जेड और जेड के नीचे जा रहा है वाई, ठीक है। एक्स और जेड में अगर आपको देखना है, कंपेयर करना है, तो आप डेल एफ एक्स के नीचे जेड डालो और जेड के नीचे एक्स डालो। अब ये चीजें ना क्वेश्चन करते वक्त समझ में आएंगी कि इनका मतलब क्या है,
ठीक है, अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सब क्या है, इनका क्यों क्यों हम पढ़ रहे हैं ये सब, है ना। लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको इसका यूज समझ में आएगा, यूज क्या है इसका। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं। अगर वर्क निकालना है आपको एफ और एक्स, एफ और एक्स या फिर एफ या और वाई या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के थ्रू, तो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा तुम्हें? वर्क वर्क दे डन। देगा। वर्क डन। बात समझ में आती है ये वाली? अगर Yes, हमारा sir. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें पता है तो हमें क्या मिल जाएगा? उसके एरिया से वर्क, है ना, उस ग्राफ के अंडर जो एरिया है उससे। ठीक है, तो अगर आपको इंडिविजुअली एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है फोर्स का उसकी वजह से वर्क निकालना है, जितना एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो आप एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर ग्राफ से, है ना। सेम तरीके से आप एफ वाई और वाई के हेल्प से एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन या फिर वर्क डन निकाल सकते हो वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में भी। ठीक है, एरिया अगर आपको निकालना है, एरिया अगर आपको निकालना है तो ये भी एक तरीका होता है, y इंटू डी एक्स। इसमें y कुछ नहीं है, आपका जो कर्व है इसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है? कर्व जो है ना बेटा, ये कर्व समझ में आ रहा है सबको? y Yes, इक्वल्स टू sir. एफ फॉर्म में लिखते थे हम कर्व, याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत यस। इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर द कर्व वाला। ठीक है, इसको याद रखना है, इसे भूलना नहीं है इसको। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। एक सवाल करें क्या? लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, ओके। शो दैट द गिवन फोर्सेस इज कंजर्वेटिव। ठीक है, ट्राई करो। अभी यार तुम लोगों ने पढ़ा है ना ये कंजर्वेटिव वाला? अरे पढ़ा है ना कंजर्वेटिव वाला? यस सर। ट्राई टू यूज इट, मे बी इट विल हेल्प। ट्राई टू यूज इट। आपको बताना है कि कंजर्वेटिव है ये फोर्स, ठीक है, जो आपको दिया हुआ है ना वेरिएबल फोर्स, ये कंजर्वेटिव है, ये आपको बताना है। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी बच्चों? Yes, sir. आंसर निकला? ट्राई किया सॉल्व करने का? यस सर। यस सर। तो हुआ या नहीं हुआ, कुछ तो बताओ। सर अभी तो एक ही हुआ है, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन में डेल एफ एक्स। सर इसका टू जेड आ रहा है दोनों का। 2z आ रहा है, किसका? जेड वाले का? यस सर, डेल एफ ओके, एक्स अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू आ रहा है डेल एफ वाई अपॉन में डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सर टू जेड। जेड स्क्वायर रहना चाहिए ना बेटा, जेड सर स्क्वायर इसका आना चाहिए। डिफरेंशिएशन होगा ना? डिफरेंशिएशन तो होगा, लेकिन आप y के रिस्पेक्ट में करोगे अगर x वाले का, एफ एक्स का, तो जेड स्क्वायर ही तो आएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊं मैं? करे मैं सॉल्व करने टाइम लग यस जाएगा सर। बेटा, बहुत सारा है ना, नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम। आज मुझे तुम्हें थोड़ा जल्दी भी छोड़ना है। डिस्कस, हाँ ठीक है, डिस्कस करें। हाँ भाई, तो हमने देखा यार सिंपल सा, तीन तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि अगर डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, एक्स के नीचे वाई और वाई के नीचे एक्स, ऐसे एक्स। याद कराया था, है ना।
अगर तुम ये Yes, प्रूव sir. कर दो, साथ में अगर आप ये प्रूव कर दो डेल एफ वाई अपॉन डेल, Z. क्या लेंगे सेकंड वाला, जेड लेंगे, Yes, sir. Z. ठीक है, डेल एफ जेड अपॉन डेल क्या आएगा वाई, FY. Y. ठीक है। इसके अलावा Del थर्ड F वाला Y. ये डेल एफ क्या आएगा, Z. एक्स आएगा जेड आएगा, X. ठीक है। ये तीनों अगर आप प्रूव कर दोगे कि भाई ये वाला टर्म इसके इक्वल है, और सेम तरीके से ये वाले भी आप प्रूव कर दोगे, तो आप उसको कंजर्वेटिव प्रूव कर दोगे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन होती है, ये बताया ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने, ये Yes, sir. Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन होती है ये, ठीक है। तो उसको कर देते हैं यार जल्दी से। देखो यहाँ पे देखो, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सबसे मेन काम तो आइडेंटिफाई करना है कि एफ एक्स एक्स वाई और एफ जेड की वैल्यू क्या है। यहाँ पे फंस जाते हैं हम अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, वाई जेड स्क्वायर, ये बात समझ में आती है। Yes, sir. Yes, sir. एफ वाई की वैल्यू क्या है, X X Z is equal square to plus 2. और एफ जेड की 2x Y minus 1. -1 कौन बोलेगा, अरे Yes, वाई sir. -1 भी तो है इंक्लूडेड, है ना। चलो भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो। डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, एफ एक्स वाई जेड स्क्वायर है, यानी कि वाई जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म्स में, वाई के टर्म्स में, राइट। वाई के टर्म्स में करोगे ना इसको डिफरेंशिएट, अरे बोलो भाई Yes, हाँ, sir. है ना। Yes, sir. तो अगर वाई के टर्म्स में करोगे बेटा, तो वाई जेड स्क्वायर में वाई वाला टर्म तो वन बचेगा, यहाँ Yes, पे sir. Yes, sir. वन बचेगा, जेड स्क्वायर ही तो बचेगा इसमें केवल, Yes, आई बात, sir. ठीक है। तो ये तो आपका हो गया वाई जेड स्क्वायर वाला टर्म, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि अगर एक्स जेड, आपको डेल एफ वाई निकालना है डेल एक्स के टर्म्स में, ठीक है। तो दिस यू कैन फाइंड, डेल एफ वाई क्या है, एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2, Plus 2. ठीक है। इसको निकालना है एक्स के टर्म्स में, तो ये एक्स का टर्म तो 1 हो जाएगा, बचेगा जेड स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ना, कांस्टेंट टर्म का Yes, डिफरेंशिएशन तो sir. 0 होता है, तो ये Yes, बचेगा जेड sir. स्क्वायर। दोनों तरफ क्या आएगा, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, मतलब ये भी करना ऑब्वियसली, ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूं अभी, पर आपको ये भी करने पड़ेंगे तब जाके प्रूव होगा वो। आपको तीनों सॉल्व करने पड़ेंगे, बात समझ में आती है ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। तब जाके प्रूव होगा ये कंजर्वेटिव है, बट आई गेस आप कर लोगे, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है ना। तो फर्स्ट वाले का जेड स्क्वायर आएगा। चलो अगला करें क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पढ़ो पहले तो, try to read the question. An object of mass 5 kg falls from rest through a vertical distance of 20 meter and attains a velocity of 10 meter per second. How much work is done by the resistance of the air on the object? Try to make a diagram if you can. अगर आप डायग्राम बना पा रहे हो ना तो बनाने का ट्राई करो, बहुत हेल्प मिलेगी उससे आपको। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होगी इसमें, पहले से बता रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम आती है नहीं आती है, हम्म, बेटा आवाज आ रही है मेरी सभी को, Yes, sir. Yes, अब sir. तुम है, इसका जवाब दो तुम सब लोग, तुमको बताना पड़ेगा मुझे ये वर्क एनर्जी थ्योरम आती है या नहीं आती है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
मिक्स क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, मैं ऐसे नहीं करा रहा हूं कि पहले मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? थ्योरी Yes, पोर्शन, sir. आई एम एक्सप्लेनिंग द थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, वो आप समझ लो एक बार। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये मैं बता दूंगा एक बार, इफ यू वांट थ्योरी में बता दूंगा आपको। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल वर्क डन जो होता है ना, वो रिजल्ट करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। ठीक है, ये आपको यूज करना है यहाँ पे, तब जाके हो पाएगा क्वेश्चन। नहीं आ रहा क्या समझ में बच्चों? सर काइनेटिक एनर्जी तो 2500 आ रही है। 25 जूल आ रहा है शिखा का। अच्छा, आपकी क्या आ रही है काइनेटिक एनर्जी, क्या आ रही है? 2500। काइनेटिक एनर्जी बेटा चेंज Yes, इन sir. काइनेटिक एनर्जी निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। हाफ mv स्क्वायर निकालोगे ना, क्या आ जाएगी? हाफ इंटू 5 इंटू 10 आएगी। यस सर। सर Yes. हाफ इंटू 5 इंटू 10 आएगी। बोलो है ना? Yes, sir. तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10, 500/2, 250 आएगा बेटा। ये सर स्क्वायर करना इनिशियली भूल तो गया जीरो था। था ना स्पीड, इनिशियली तो जीरो स्पीड होगा। नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी लेना पड़ेगा इस केस में, है ना? एक तो यस वर्क सर। डन बाय ग्रेविटी लेना पड़ेगा, एक आपको एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो वर्क आ रहा है वो लेना पड़ेगा। दो ही लगेंगे मेरे हिसाब से, या तुम बताओ और कोई लग रहा हो तो? है ना? यस सर। तो एयर का तो तुम्हें निकालना ही है, तो बस फिर निकाल दो। टोटल वर्क पता चल गया है आप लोगों को क्या क्या आएगा। करेंगे, सॉल्व करें इसको? यस सर। यस सर। सॉल्व करें इसको? कितना आ रहा है? Yes. 250 आ रहा है। अच्छा, 250 तो नहीं है बेटा आंसर। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वर्क लग रहा है तो नेगेटिव होगा पहली बात तो, है ना? एयर उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहेगी ना, क्योंकि बात समझ में आ रही है? एयर उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। रेजिस्टेंस है ना बेटा, रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब ही तो यही होता है, अपोज करना, है ना? अपोज करना ही तो होता है रेजिस्टेंस का मतलब। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि पहली बात तो माइनस में आएगा वर्क इसका। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं अपन, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरे साथ करो। देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, ट्राई कर लिया तुम लोगों ने, अब इधर देख लो। An object of mass 5 kg falls from the rest through a vertical distance of 20 मीटर and intensive velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, ये बोल रहा है ना? यानी कि 5 kg का ब्लॉक या मास का कुछ ऑब्जेक्ट, 5 kg के मास का ऑब्जेक्ट नीचे गिरा होगा, जमीन तक गिरा होगा, है ना? और इनिशियली क्या था? फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड 0 थी क्या इसकी? यस सर। ठीक है, और नीचे गिरने के बाद इसने अटेन कर ली वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की, जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हम बोल सकते हैं। बोलो है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। बोल रहा है ना वो कि भाई गिरने के बाद उसने अटेन करी है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब तुमको बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। तो भाई सिंपल सी बात है, एक तो ग्रेविटी वर्क कर रही है इस चीज पे, एक तो ग्रेविटी यस वर्क सर। कर रही है और एक एयर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ग्रेविटी जो है, जो ग्रेविटी वर्क कर रही है वो कर रही है इसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है ना? और जो रेजिस्टेंस है, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी का डायरेक्शन नहीं बता सकते हम, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन नहीं बता सकते, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि उसी डायरेक्शन में आपका, आपको सपोर्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली वो ग्रेविटी सपोर्ट कर रहा है, फोर्स सपोर्ट कर रहा है ना? ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और रेजिस्टेंस जो है वो अपोज कर रहा है, और ये हमें थ्योरेटिकली समझने की जरूरत ही नहीं है। हम सवाल सॉल्व करेंगे, अपने आप माइनस में आएगा। कैसे आएगा वो दिखाता हूँ। मैंने बोला वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस है? एक तो ग्रेविटी है, यस सर। एक एयर रेजिस्टेंस है यस Yes, सर। sir. है ना? दो ही तो फोर्स लग रहे हैं, तुम बताओ इसके अलावा कोई और लग रहा हो तो। नो सर। नो सर। बल्कि ये एयर वाला भी हम जनरली नेग्लेक्ट ही करते हैं ना, जनरली तो हम नेग्लेक्ट ही करते हैं, इसको इसको काउंट नहीं करते। बट अब सवाल में पूछ ही लिया उसने तो उसको नेग्लेक्ट थोड़ी कर दोगे तुम लोग, है ना? काउंट करना पड़ेगा उसको। तो ये क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बोलो, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। Yes, अब ध्यान से देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ध्यान से समझो तो वर्क होता ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, वर्क होता ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो ग्रेविटी की जब बात करोगे, जब ग्रेविटी की बात करोगे तो फोर्स कितना लगता है? mg लगता है क्या? यस yes, सर। sir. यस सर। ऑब्जेक्ट पे इसका मास m है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स कितना लगता है? mg लगता है, तो पता है तुमको, है ना? और हाइट लेट से कि इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में h हाइट कवर करी होगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ग्रेविटी की वजह से? h हो गया क्या? एच। तो Yes. फॉर्मूला क्या बन गया वर्क डन बाय ग्रेविटी का? mgh। Good. अरे इजी है, सर। यस सर। ठीक है, इजी है। ऑल राइट। और एयर तो तुम्हें निकालना ही है, वर्क डन बाय एयर तो तुम्हें निकालना ही है, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि यू जीरो है, यू जीरो है ना भाई, तो ये तो जीरो हो यस जाएगी। सर। तो यहाँ बचेगा ही कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपका आंसर जो है वो ऐसे आ जाएगा कि वर्क डन बाय एयर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी एच होगा या एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर होगा? mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर। बेटा अभी जो फॉर्मूला लिखा तो तुमने एकदम कॉन्सेप्चुअली लिखा है ना, हर चीज तुमने कॉन्सेप्चुअली करी है, ठीक है? यस कुछ सर। गलत किया है क्या Yes. फॉर्मूले? कुछ गलत किया है नो क्या सर। फॉर्मूले? तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर? जब फॉर्मूले के हिसाब से आपका एम जी एच राइट साइड में जाएगा तो माइनस का ही बनेगा ना बेटा। यस सर। तो फिर क्यों इतना कंफ्यूज होते हो? मैं तुम्हारा कंफ्यूजन समझने के लिए कर रहा था, ये जो सवाल जो मैं पूछ रहा था। कंफ्यूज मत हुआ करो ना, जो तुम निकाल रहे हो सही निकाल रहे हो, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? हाफ इंटू मास कितना है? 5 kg। अरे बोलो भाई। और v की वैल्यू यस कितनी सर। है? 10। तो 10 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी थी, कितना फॉल हुआ है इसका डिस्टेंस? 20 20 20 मीटर। मीटर। 20 मीटर हुआ है ना ये। यस सर। सो दिस विल बी 20। नाउ यू कैन कैलकुलेट, कितना आ जाएगा बेटा? 5 इंटू 10 इंटू 20, दिस विल बी 1000। 250 माइनस 1000 आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर। है ना? सो कितना हो जाएगा ये? -750 जूल हो जाएगा क्या? यस सर। क्या ये Yes, समझ में sir. आया आपको? क्या आपको ये सवाल समझ में आया? Yes, sir. यस सर। यस नहीं सर। डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नो Sir, सर। पर तो यहाँ हम पे नेगेटिव साइन क्यों आया? क्या बेटा, जोर से बोलो। सर यहाँ पे नेगेटिव साइन कैसे आया? नेगेटिव साइन दो रीजन की वजह से है। पहली बात तो कैलकुलेशन की वजह से आया है, ठीक है? कैलकुलेशन बनी ऐसी रही है। आपका जो एयर का रेजिस्टेंस है उसको निकालने के लिए आपको ग्रेविटी का वर्क राइट साइड में ही भेजना पड़ेगा, तभी निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी में से माइनस करना पड़ेगा ना ग्रेविटी के वर्क को, ठीक है? तो Yes, उससे sir. तो मैथमेटिकली ही माइनस में आंसर आया है, पहली बात तो, ठीक है? दूसरी बात, रीजन ये भी है कि हमने जो आपका एयर रेजिस्टेंस है उसका वर्क निकाला है। तो एयर रेजिस्टेंस का मतलब ही रेजिस्टेंस होता है ना, रोक रहा है तुम्हें वो। तुम्हारा बॉल नीचे गिरना चाहता है पर हवा जो है वो उसको दिक्कत कर रही है ना यार। सोचो, अगर एयर नहीं होती तो क्या मस्त गिरता नीचे बॉल, है ना? बॉल नीचे आराम से गिर यस जाती, सर। बहुत Yes, इजीली गिर sir. जाती। वैक्यूम में तो है ना, एयर का कोई कोई उसको कोई पार्टिकल नहीं मिलता ना बीच में बेटा। एयर में तो पार्टिकल होते हैं, एटमॉस्फेयर में एयर में पार्टिकल्स होते हैं, एयर में पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं बहुत सारी, ठीक है? तो इसको ऐसे समझो ना कि एक बॉल है सॉलिड जो आना चाह रहा है और पार्टिकल्स हैं बहुत सारे जो कि भले ही दूर दूर हो, सिंस गैसियस पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, बट फिर भी कुछ तो हिंड्रेंस पैदा करेंगे ना उसको नीचे जाने में, कुछ यस तो सर। दिक्कत देंगे ना Yes, उसको नीचे। sir. तो एयर की वजह से रेजिस्टेंस लगेगा एक, है ना? अपोजिशन में एक फोर्स लगेगा,
अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, उल्टा फ्रिक्शन की तरह। फ्रिक्शन क्या करता था, रिलेटिव मोशन को अपोज करता था, ठीक यस है। सर। तो ये एयर But रेजिस्टेंस भी क्या है, एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई फोर्स तो लग रहा है ऊपर, फ्रिक्शनल फोर्स, अरे एयर फ्रिक्शन का फोर्स, ये तो लग रहा है ऊपर, और बॉल कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है क्या, बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। तो ये अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ के आए हो तुम लोग कि अगर 180 डिग्री एंगल होता है तो नेगेटिव वर्क आता है, पढ़ा है, यस सर। यस नेगेटिव वर्क सर। होता है, 180 डिग्री एंगल होता है ना। तो अभी नेगेटिव में तो आएगा आंसर इसका फिर, एयर का। बोलो समझ में आया, यस यस सर सर। आगे। फुली क्लियर हुआ ये, ठीक है। यस। चलो यार, एक सवाल है जो कि थोड़ा, मैं आज तुमको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल वाली क्वेश्चन में क्लास में मैं केवल क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं देके जाना चाहता हूँ, तुम एक सवाल सॉल्व कर लेना, लेकिन उसको करना जरूर, मतलब एज इन आप लोग ऐसा नहीं कि मेरे पे रिलाई करो कि मैं आऊंगा सॉल्व कराऊंगा ना, खुद से सॉल्व करना उस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता दो जल्दी से, वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन करा दिए, वर्क भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्या एनर्जी और पावर भी आपको डिटेल में पढ़ना है क्या, एनर्जी और पावर की थ्योरी भी पढ़नी है क्या, या क्वेश्चंस करें हम अगली क्लास में, ये बता दो जल्दी से, चैट में लिख दो अपनी अपनी ओपिनियन, चैट में लिख दो जल्दी से, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है थ्योरी लिख दो, क्वेश्चंस लिखने क्वेश्चंस लिख दो। बेटा आप लोगों की ओपिनियन बहुत मैटर करती है, कोई टीचर नहीं पूछेगा तुमसे, मैं पूछ रहा हूं तो कम से कम उसका यूज तो करो। कोई आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस आपको अपनी इच्छा लिखनी है, आपको अगर, हाँ मिक्स भी लिख सकते हो, मिक्स भी लिख सकते हो, अगर आपको थ्योरी के साथ पढ़ना है क्वेश्चंस को तो आप वो भी लिख सकते हो। फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरी एंड क्वेश्चन मिक्स, हाँ ठीक है, वो कॉमन ही आंसर आ रहा है तुम्हारा थोड़ा सा। बेसिकली तुम ये बताना चाह रहे हो कि सर पूरी थ्योरी मत पढ़ाओ, पर थोड़ा सा आइडिया दे दो कि चीज होती क्या है, एंड व्हाट फॉर्मूला डू वी नीड टू यूज एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, यही बोलना चाह रहे हो ना तुम लोग, ठीक है, पूरी थ्योरी नहीं यस पढ़नी, है ना। यस सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, एक काम करते हैं, आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग है ना डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वर्क के सारे, ठीक है, वर्क के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और पावर और एनर्जी के भी कर लो, अगर आती है तो, नहीं आती तो छोड़ देना, मैं बता दूंगा कल की वाली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप क्या करो, डीपीपी में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वर्क पावर एनर्जी के वो सॉल्व कर लो, ठीक है। डीपीपी है सबके पास क्या, यस सर। डू वी हैव डीपीपी और नॉट, सर एक बार सेंड कर देना आप। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा वर्क पावर एनर्जी की डीपीपी, आई विल शेयर इट अगेन इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक बाय बाय, बाय सर। बाय बाय सर। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों।